नमस्कार। डेली डोज ऑफ डिफेंस पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू के चौथे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन का पहला सवाल प्रियाम्बल से रिलेटेड है। द टर्म प्रियाम्बल refers to the introduction to the constitution. Which of the following words was not originally in the preamble of the Indian Constitution? Sovereign, socialist, democratic, republic. दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली लागू कर दिया गया था। ये जो भारत के संविधान का प्रियाम्बल है, प्रियाम्बल को लिखा किन्होंने है? प्रियाम्बल को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअल में ये प्रियाम्बल है क्या? तो प्रियाम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है पूरे संविधान के ऑब्जेक्टिव को, संविधान के फिलॉसफी को। यह डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, द प्रियाम्बल ऑल्सो स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स। नाउ लेट मी टेल यू, जब भारत का संविधान लिखा गया था उस टाइम पे इसमें से एक शब्द नहीं था और वो था सोशलिस्ट। ठीक है, और सोशलिस्ट कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? सोशलिस्ट इज इन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सोशलिस्ट शब्द बाद में जुड़ा, कब जुड़ा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, भारत के संविधान में 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में और ये इमरजेंसी का टाइम था। तो ओरिजिनल जो हमारा प्रियाम्बल था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, उसमें सोशलिस्ट शब्द नहीं था। ठीक है जी, तो 42वें अमेंडमेंट में जब पास हुआ उस टाइम पे इमरजेंसी चल रहा था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, लगभग 21 महीनों का इमरजेंसी था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी भारत के अंदर में। तो इस 42वें अमेंडमेंट में 1976 में और क्या क्या चीजें पास हुई? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज करके सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। ठीक है, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये तीनों शब्द ऐड किए गए भारत के प्रियाम्बल में। ठीक है, और इसको हम लोग हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नाउ इसके अलावा उसमें 14 नए आर्टिकल्स भी जोड़े गए, 2 नए पार्ट्स भी जोड़े गए भारत के संविधान में। ठीक है, जो हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हमने यूएसए से लिया है, उसको, उसके हॉरिजॉन को भी, उसके स्कोप को भी और एक्सपैंड कर दिया गया। ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दैट इज इन आर्टिकल नंबर 51A, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। इसके अलावा ये जो 42वां संशोधन था, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड इट गेव अ स्पेशल पावर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, यानी कि इनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में इन सारे मुद्दों को चेंज कर दिया गया, मूव कर दिया गया। साथियों, दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? नॉर्मली इस क्वेश्चन में हम सब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। नॉर्मली बच्चे चंद्रगुप्त कर देते हैं, तो यार गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है श्रीगुप्त। कौन थे श्रीगुप्त? तो यार श्रीगुप्त को कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जिनको कि उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वेरियस कल्चरल एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए जाना जाता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जो गुप्ता एम्पायर थे ना, इनको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। मतलब ये जो टाइम था ना इनका, उसको भारत के इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है। तो दिस इज गोना बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया इन द इंडियन हिस्ट्री, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी, ये जो श्रीगुप्त का टाइम था ना, उसको गोल्डन एज बोला जाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? इसी समय बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुए थे। इनके शासनकाल में द वर्ल्ड हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो का कॉन्सेप्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जरा आप कमेंट में बताइए। नंबर सिस्टम, न्यू सर्जिकल प्रैक्टिस, वैक्सीनेशन और इवन चेस का जो गेम है ना, वो इन्हीं के शासनकाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो श्रीगुप्त इज द फाउंडर, श्रीगुप्त इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, याद रखिएगा दोस्तों।
तीसरे सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? किस बैटल के बाद मुगल एम्पायर का इंट्रोडक्शन हो गया था भारत के अंदर में? बैटल ऑफ पलासी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ तालीकोटा, या बैटल ऑफ हल्दी घाटी? 21 अप्रैल 1556 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई एक छोटा सा विलेज है हरियाणा में जिसका नाम है पानीपत, वहां पे हुई थी, और इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी जानते हैं। और यहां से ही मुगलों का आना शुरू हो गया था। इसी बैटल के बाद भारत के अंदर में मुगलों का जो बिगिनिंग है वो शुरू हो गया था, और ये पहला ऐसा बैटल था जिसमें गन पावर और फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी का प्रदर्शन हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, पहला बैटल पानीपत का कब हुआ? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा 1556 और तीसरा 1761। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, जरूर याद रहेगा। अगला सवाल है कि सुएज कैनाल कनेक्ट्स वेस्ट टू सीज। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुएज कैनाल अभी रिसेंटली न्यूज में भी देखने को मिला है। तो यार सुएज कैनाल जो है ना, ये एमआर को कनेक्ट करता है। एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नहीं बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मेडिटेरियन सी और रेड सी की। ठीक है, अब मेडिटेरियन सी और रेड सी, चलिए आपको थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू दिखाता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, और इधर आपका रेड सी है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं सुएज कैनाल, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर हियर। यानी इस एमआर को कनेक्ट करने वाले कैनाल को बोलते हैं, ये जो पतला सा कैनाल है, दैट इज सुएज कैनाल। और यहाँ पे ये जो यमन वाला इलाका है, उसके नीचे में सोमालिया है। अभी आपने सुना होगा इंडियन नेवी ने अपने एक शिप को छुड़ाया था सोमालिया के लुटेरों से, है ना। इंडियन नेवी के जैसे ही कमांडोज पहुंचे वो लोग भाग गए। उसके बाद आपने सुना होगा कि यमन, जो ये यहूदी हैं जिनको इधर ईरान का समर्थन प्राप्त है, इन लोगों ने यहां से, जो इस रास्ते से जो हमारा ट्रेड होता है, जो शिप्स जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया। गलती से ये लोग अमेरिका वाले शिप पे हमला कर दिया। अमेरिका और ऐसे 4-5 देश मिलकर के ये लोग को इतना थूरा है कि ये लोग अगले 50 सालों तक भूल नहीं पाएगा। खैर, वो तो अलग बात है, वो सारी चीजें हम करंट अफेयर्स में कवर करते रहते हैं इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा सुएज कैनाल है, ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट के अंदर में। ठीक है, दैट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी और रेड सी। बेसिकली यूरोप और एशिया के बीच में जो हमारे डायरेक्ट शिपिंग ट्रेड्स होते हैं, जो हमारे शिप्स वगैरह वहां से गुजरते हैं कार्गोज लेकर के, तो ये रेड सी से होकर के ही, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाले सुएज कैनाल से होकर के गुजरते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है दोस्तों। नाउ अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा सवाल है। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वॉज पास्ड? देखो, यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो बाबा जी हैं, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे भारत के। ये आखिरी वायसराय रहे, और इसके बाद इनका एक नया पोस्ट दिया गया था। डू यू नो, ये भारत के फिर पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, और इवन स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल बने। देखो, हुआ ऐसा था कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना, वो ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वायसराय थे। ठीक है, अब जब भारत आजाद हुआ ना, तो इनका पोस्ट जो है वो गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो भारत की आजादी के बाद भी, जब भारत 1947 में आजाद हो गया था ना, तब भी ये भारत के गवर्नर जनरल थे। 1948 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद फिर सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो पहले भारतीय भारत गवर्नर जनरल होंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी होंगे सी राजगोपालाचारी। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये पोस्ट कन्वर्ट हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड माउंटबेटन ही कहलाएंगे। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे। तो 1947 से 48 तक ये लॉर्ड माउंटबेटन हमारे देश के गवर्नर जनरल रहे थे, यानी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को आजाद होता है, और भारत 15 अगस्त को।
इसके अलावा 3 जून 1947 के प्लान को हम लोग माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 3 जून 1947 प्लान इज ऑल्सो नोन एज माउंटबेटन प्लान। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिटिश इंडिया का जो विभाजन था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। ठीक है जी। नाउ ये कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं 1947 की, जिसको आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों उस समय कैसा मंजर रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप समझते हो? बायोडाइवर्सिटी refers to variety of life that is found in a particular habitat. It includes all living species from plants and animals to fungi and microorganisms. Which of the following is not a reason for loss of biodiversity? इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन है जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट नहीं होगा? देखो, जब हम पेड़ पौधे काटेंगे ना तो बायोडाइवर्सिटी हमारा अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, पॉल्यूशन से भी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगा। ठीक है, और क्लाइमेट के चेंज होने से भी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, जो हमारे जीव जंतु हैं ना उनको हम कंजर्व करेंगे, प्लांट्स को कंजर्व करेंगे। ठीक है, एक बैलेंस बना करके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है जी। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दैट इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड हैबिटेट्स, जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में मदद मिलेगी और कोई लॉस नहीं होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? ऑक्सीजन नो, नाइट्रोजन नो, हाइड्रोजन नो। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले ये बात करते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब जो हमारी धरती माता है इनका अनइवन, एक तरीके से आप यूं कह सकते हो कि धरती का अत्यधिक गर्म हो जाना। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में आता है। यानी कि आपने नोटिस करा होगा कि पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे ये CO2 ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, हमारे जो मौसम है ना, जैसे गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक साइन है। तो CO2 एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है दैट इज इमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना, दैट इज स्पेशली बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एंड दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो CO2 60% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। वहीं CH4 मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और N2O 6%। तो दिस आर द 4 मेजर गैसेस जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ हु कंपोज द फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? दोस्तों, जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे तो इंदिरा गांधी ने पूछा था कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा दिखता है। सारे जहां से अच्छा जो हमारा पैट्रियोटिक सॉन्ग है, किन्होंने लिखा है? मोहम्मद इकबाल जी ने सारे जहां से अच्छा सॉन्ग लिखा है दोस्तों। और ये कौन सी किताब में रिटन है? क्या आपको पता है इसके बारे में? जरा कमेंट में बताइएगा। तो 1904 में कंपोज किया गया था सारे जहां से अच्छा बाय मोहम्मद इकबाल। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था क्या, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्पॉन्सिबल है हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, हमारा जो संविधान ड्राफ्ट हो रहा था ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही हो रहा था। ठीक है, और महात्मा गांधी इसके मेंबर नहीं थे। बाकी डॉक्टर BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, they were the members of the constituent assembly, but Mahatma Gandhi was not a member of the constituent assembly. ठीक है, now let us move ahead. The concept of carbon credit is associated with which of the following? कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ये किससे एसोसिएटेड है? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो आज कमेंट में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला है कार्बन क्रेडिट, इसके बारे में नहीं पता तो आप गूगल पे जाकर के पढ़ सकते हैं। और कार्बन क्रेडिट पिछले कुछ दिनों से लगातार एग्जाम्स के अंदर में पूछा भी जा रहा है। अभी रिसेंटली
एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया था। इसके अलावा एक और सवाल आज मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं, दैट इज इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इन दोनों सवालों का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आप सभी के लिए प्रोडक्टिव रहा। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। लास्ट के 4 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जिनको आप इस बारकोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो एफकैट की नई बैच है एफकैट 2024 के लिए, ये आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका ओरिएंटेशन सेशन आज 3 बजे हुआ है, जिसको आप जरूर देखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम एफकैट के एग्जाम में बैठते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं, हमारा अगले 4 महीने का क्या प्लान्स होगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, इस बार क्या क्या चेंजेस थे, ठीक है, दैट आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस बैच, जिसको आप जल्दी से जाकर के रजिस्टर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, बेनिफिट्स तो आपको पता ही है इस बैच की, ठीक है। दिस इज द ऑफर जिसमें 40% डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। रेफरल कोड आपको पता ही है, नहीं पता चलो मैं बता देता हूं, LAFLIVE। तो इससे आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है और हमारा भी दाल रोटी चल रहा होता है। साथियों इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस बारकोड, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, इसको आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। जय हिंद।